Our next question is from height and distance. इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल OAB ट्राइंगुलर पार्क है. OP एक वर्टिकल टावर है. अब वो डायग्राम में तो आपको ऐसे दिख रहा है, बट बेसिकली एक्चुअली में OAB हॉरिजॉन्टली है और जो OP है वो वर्टिकल टावर इस तरीके से है. अब सपोज यहाँ पर O है, तो जो O है वो इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब इस क्वेश्चन में मेंशन है. OP वर्टिकल टावर है. AB की टोटल लेंथ 16 है. अब इसमें एंगल PAO 15 डिग्री है, तो एंगल PAO 15 डिग्री है. इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, तो यहां पर अगर हम 10-15 निकालें तो 10-15 की वैल्यू क्या आएगी? OP अपॉन OA. तो यहां से एक रिलेशन आएगी आपके पास OP इक्वल टू OA 10-15 डिग्री. क्लियर? अब जिस तरीके से एंगल PAO 15 डिग्री है, उसी तरीके से एंगल PBO भी 15 डिग्री है. तो जैसे हमारे पास ये रिलेशन आई है, सिमिलरली रिलेशन हमारे पास क्या आएगी? OP इक्वल टू OB 10-15 डिग्री. तो हमारे पास सेकेंड रिलेशन आएगी. अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये भी कह सकते हैं कि OA इक्वल टू OB. इट मीन्स ट्राइंगल पार्क जो है, ट्राइंगुलर पार्क OAB जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगुलर पार्क है. फिर जैसे हमने कहा कि एंगल PBO 15 डिग्री है, तो एंगल PCO 45 डिग्री है, तो एंगल PCO 45 डिग्री है, तो ऐसे कैसे की रिलेशन आ जाएगी? OP इक्वल टू OC 10-45 डिग्री. और आप जानते हैं कि 10-45 डिग्री 1 होता है. इट मीन्स कह सकते हैं, यू कैन से OP इक्वल टू OC. क्लियर? तो इन सभी बातों का अगर यूज करें हम, क्योंकि हमें ये भी पता चल गया है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्लियर? तो ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और अच्छा, C क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम देखें ये मिड पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ऑब्वियसली. तो यहाँ से हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहें तो OA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. अच्छा, ये टोटल 16 है, तो AC कितना हो गया? 8. तो 8 स्क्वायर. और OC की जगह क्या लिख सकते हैं? OP स्क्वायर. हमें OP बताना है. OA कितना आएगा? OP बाय 10-15 डिग्री का स्क्वायर. देखो आप रिलेशन 1 से आप कह सकते हो, यहाँ से अगर हम यहाँ से OA निकालेंगे तो OP बाय 10-15 आएगा. वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है. अब 10-15 की वैल्यू √3 - 1 बाय √3 + 1, उसको यूज करो. तो √3 + 1 √3 - 1 स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल टू 64. तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? OP स्क्वायर √3 + 1 कितना होता है? 4 + 2 √3 अपॉन 4 - 2 √3 -1 इक्वल टू 64. तो यहाँ से आपके पास OP स्क्वायर कितना आएगा? 64 4 √3 बाय 4 √3. क्लियर? और 4 - 2 √3 4 - 2 √3. तो एक तरह से आप क्या कह सकते हैं कि OP स्क्वायर कितना हो गया? 16 बाय 16 4 बाय √3 - 2, जिसको आप कह सकते हैं कि OP स्क्वायर हो गया 32 2 बाय √3 -1. तो यहाँ से OP की वैल्यू क्या आ गई? 32 2 बाई √3 -1 का होल अंडर रूट. अगर हम ऑप्शन में देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन. इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. अगेन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन. एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx plus px of y equal to qx, where px and qx are functions of x. तो ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला? e⁻∫ px dx. यहाँ पर px कौन है? px है यहाँ पर 1/x² - 1. क्या होता है x² - 1 का इंटीग्रेशन? 1/2 ln x - 1/x + 1. और इसे हम क्या कह सकते हैं? √x - 1/x + 1 कह सकते हैं. क्लियर? और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. एक्चुअली में हमें फंक्शन निकालना है, y जो फंक्शन है fx वो निकालना है यहाँ से. उसके बाद f2 इक्वल टू √3, यानी जब when x इक्वल टू 2 y इक्वल टू √3, उसका यूज करके तो कांस्टेंट आ जाएगा c. एंड फाइनली f8 की वैल्यू बतानी पड़ेगी. इट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ y
व्हेन x इक्वल टू 8। क्लियर? तो इसके ऊपर वही आते सॉल्यूशन पे आते y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx इज अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हो गया आपका y अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, जिसको लिख सकते हैं 1 x माइनस 1 लिखेंगे x प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी रिलेशन y इंटू अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 ln x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। इस c को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f2 इक्वल टू रूट 3 का यूज करेंगे। f2 इक्वल टू रूट 3 का यूज कैसे करेंगे, हम x को 2 रखेंगे और y की वैल्यू रूट 3 रखेंगे। तो रूट 3 2 माइनस 1 1 बाय रूट 3, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 2 माइनस 2 ln 3 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 ln 3 माइनस 1। ये वैल्यू हम वापस इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा। कैसे, y इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 ln x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c की वैल्यू कितनी आई थी 2 ln 3 माइनस 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ से f8 निकालना है, यानी कि when x इक्वल टू 8 y की वैल्यू बतानी है। तो y क्या हो गया f8 हो गया, यहाँ रखो 8, तो रूट 7 बाई रूट 9 दैट इज 3। वैसे भी आपको रूट 7 इंटू f8 निकालना है। 8 माइनस 2 ln 9 प्लस 2 ln 3 माइनस 1, तो रूट 7 f8 की वैल्यू कितनी आ गई 3 ब्रैकेट, ये कितना है 8 माइनस 1 7, इसको आप 3 स्क्वायर लिखें तो माइनस 4 ln 3 प्लस 2 ln 3 माइनस 2 ln 3, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 21 माइनस 6 ln 3। अगर हम ऑप्शन में देखें 21 माइनस 6 ln 3, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आपके ऑप्शन 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है टोटल b प्लस जी है, नंबर ऑफ बॉयज b है, नंबर ऑफ गर्ल्स g है, और उन स्टूडेंट में से हमें 3 लड़कों को और 2 लड़कियों को 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करने की जो नंबर ऑफ वेज है वो 168 है। तो क्या होगा फॉर्मूला BC3, क्योंकि 3 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, जी गर्ल में से GC2, और ये क्या होना चाहिए 168। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो B माइनस 1 B माइनस 2 G माइनस 1 इक्वल टू आएगा 6 2 12 168 इंटू 12। इसकी प्राइम फैक्टर करो आप, B माइनस 1 B माइनस 2 G माइनस 1 168 में कितना 2 आता है 2, फिर 84 2 42 2 21 2 क्यूब और ये 2 की पावर 5। क्लियर, 2 2 2 2 84 2 42 2 21 3 7 और इसमें एक 3, तो 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। अब b क्या है आपका, b नंबर ऑफ बॉयज, वो तो नेचुरल नंबर होगा। अच्छा 3 बॉयज सेलेक्ट ऑलरेडी हमें सेलेक्ट करने, इसका मतलब b की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगी। b एक नेचुरल नंबर है और b 3 या 3 से ज्यादा होगा। g भी एक नेचुरल नंबर है और वो 2 या 2 से ज्यादा होगा, और ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हुए। फिर तो आप इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिखो, जैसे 7 है तो कहीं 8 बन रहा है क्या, 8 यहाँ से बन जाएगा, 7 6 बनेगा क्या, 2 इंटू 3 6 भी बनेगा, 5 बन रहा है, 5 तो नहीं बन रहा। अब 8 और ये, तो एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, 3 और 2 ये बन रहा है। तो अगर हम इस पे कंपेयरिंग करें तो हम ये कह सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी 8 होगी और g की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। बताना क्या है आपको, b प्लस 2g यानी कि 8 प्लस 6, तो मतलब 14। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है 14। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का है, सिमेट्रिसिटी और इसकी सिमेट्रिसिटी और मैट्रिक्स से उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर A एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है। तो A ट्रांसपोज इज नथिंग बट A, B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो B ट्रांसपोज इज नथिंग बट माइनस B। क्लियर।
अब वो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है a⁴ माइनस b⁴ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक करते हैं। तो अगर आपको पहले ऑप्शन को चेक करना कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ऑप्शन सही है कि गलत है ना। ऑप्शन 1 की अगर बात करें तो हम एक काम करते हैं a⁴ माइनस b⁴ को p मान लेते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और a इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास a4 ट्रांसपोज माइनस b4 ट्रांसपोज, जिसको लिख सकते हैं अपन a ट्रांसपोज होल पावर 4 माइनस b ट्रांसपोज होल पावर 4। a ट्रांसपोज की जगह हम a लिख देंगे, b ट्रांसपोज की जगह माइनस b लिख देंगे। पावर इवन है, पावर इवन होने की वजह से वो हमारे पास वही रिजल्ट आ गया। तो p का ट्रांसपोज करने पर p आया। इसका मतलब a⁴ माइनस b⁴ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऐसा कि a⁴ माइनस b⁴ सिमेट्रिक है? यही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन 1 आंसर नहीं हुआ, आपको सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ab माइनस b। देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। ab माइनस b है, तो अब हम क्या करते हैं, ab माइनस ba को q मान लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्लियर? तो इसका ट्रांसपोज किसे निकालेंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो आपकी x प्लस वाई होल ट्रांसपोज। क्या होता है, x ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज, और x इंटू वाई होल ट्रांसपोज क्या होता है, y ट्रांसपोज डॉट x ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आएगा पहले ab ट्रांसपोज माइनस ba ट्रांसपोज। अब यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज की जगह माइनस b लिखो, a ट्रांसपोज की जगह a लिखो, a ट्रांसपोज की जगह a लिखो, b ट्रांसपोज की जगह माइनस b लिखो। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। क्या ये q है? यस, ये q है। इसका मतलब जिसको आपने q माना है क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि उसका ट्रांसपोज करने पर वही आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है ab माइनस b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, a⁵ माइनस b⁵ को स्क्यू सिमेट्रिक बता रहा है। थर्ड स्टेटमेंट चेक करना कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्लियर? तो उसको a⁵ माइनस b⁵ को हम अगेन p मान लेते हैं, यहाँ से p ट्रांसपोज निकालते हैं। तो आप जब इसका p ट्रांसपोज इसी तरीके से निकालोगे तो वो आपके पास ये आ जाएगा इस तरीके से। इधर a लिखोगे, इधर माइनस b लिखोगे, पावर ओड है तो ये आ जाएगी। क्या ये p आ रहा है? नहीं, ये p नहीं आ रहा है। क्या ये माइनस p आ रहा है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते ये ऑलवेज माइनस p हो। तो इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि p सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। इट मीन्स ऑप्शन 3 इज अन इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर हुआ। फिर भी हम सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए ऑप्शन 4 भी चेक करते हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए ab प्लस ba स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है ना। ab प्लस ba है ना उसमें, तो ab प्लस ba को भी आप ab प्लस ba इसको p मान लो, तो इसका ट्रांसपोज करो ऐसे, तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, ab ट्रांसपोज जो क्या होगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, इसको लिखो आप माइनस बी ए, ये हो गया माइनस ए बी, इसका मतलब माइनस पी आ गया। तो जो आपका ऑप्शन 4 है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्या कह रहा था वो, ऑप्शन 4 भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड करेक्ट, ऑप्शन 4th करेक्ट एंड ऑप्शन 3 इनकरेक्ट। और से पूछा ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल एंड टेंजेंट का। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है x-2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका सेंटर 2,0 और रेडियस 1 है। क्लियर? और क्वेश्चन में मेंशन है कि इसकी 0,0 से इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो टेंजेंट जो ड्रॉ की गई उन टेंजेंट की इक्वेशन है OA-OB, और अब ट्राइंगल OAB का एरिया बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t बराबर 0 फॉर्म से निकाल लेते हैं। तो अगर हम t बराबर 0 से कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालते हैं, 0 से इसको सॉल्व करो, इसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, t बराबर 0 बनाना आता है आपको,
2x प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो ए बी हमारे पास लाइन है उसकी इक्वेशन आती है 2x इक्वल टू 3। क्लियर? यानी कि ये जो डिस्टेंस है अपनी, ये डिस्टेंस अगर हम इसको मिड पॉइंट बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओ एम डिस्टेंस है वो 3/2 है। और ये डिस्टेंस कितनी है? ओ ए डिस्टेंस, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है? √S1। इस इक्वेशन में अगर हम 0 0 रखते हैं तो वो √3 आती है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? √3। अब एम निकालना अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से, तो एम स्क्वायर कितना होगा? √3 का ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 9/4। ये कितना आता है? 12 माइनस 9, 3/4। तो आपका एम कितना हो गया? √3/2 हो गया। तो जब हमारे पास वो आ गया तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं इसका। कैसे निकालेंगे एरिया? भाई ओ ए बी और एम है ना, तो कैसे निकालेंगे? ये √3 आपकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3/2 है, ये डिस्टेंस कितनी आई? √3/2 है ना, 3/4, 9/4, 12/4, 3। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ओ ए बी का एरिया 1/2 इंटू बेस ओ एम इंटू हाइट ए बी को क्या लिख सकते हैं? 2am। तो एरिया हो गया आपका ओ एम इंटू √3/2, 3√3/4 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3√3/4। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Our next question is from mathematical reasoning. Mathematical reasoning, consider इसमें statements given है. Consider the following statements. First, P, Ramesh is singing. Q, Ramesh is out of his village. R, it is Sunday. S, it is a Saturday. Now, which of the following option is logically equivalent to the compound statement? Ramesh is singing only if he is in his village and it is either Sunday or Saturday. तो अपन ही पढ़ते हैं ना कि P only if Q is equivalent to P then Q। ये तो आप जानते हैं P then Q के इक्वल है। अब P कौन है इसमें? रमेश इज सिंगिंग, उसको हम कैसे P बोलेंगे? तो वो P हो गया। implies he is in his village, जबकि Q में क्या लिखा हुआ है? रमेश इज आउट ऑफ हिज विलेज। तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेशन Q। फिर एंड, तो ये एंड का सिंबल। फिर एंड के अंदर क्या लिखा हुआ है? आइदर संडे और सैटरडे, मतलब R और S। तो ये इसके इक्विवेलेंट है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखो अब ध्यान से। नहीं, यहाँ नहीं आ रहा। सेकंड में आ रहा है क्या? यस, सेकंड में आ रहा है। तो R और S को S और R भी लिख सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।